एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिनका करियर सिर्फ फाइल्स और पॉलिसीज तक ही सीमित नहीं रहा। यदि आप में फायर है, आप में आग है, आप में यदि कुछ करने का जज्बा है, तो ये जो लिमिट है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सर, एक ऐसा सवाल है कि आपको बुलडोजर प्रशासक कहा जाता है। कहा जा रहा है तो उसको मैं अपने लिए एक ग्रीटिंग के रूप में लेता हूँ। इंपीरियल पुलिस होता था पहले, अभी आईपीएस होता है पहले। जब आप राजनांदगांव में जिलाधीश रहे, क्या आपको उस समय भी सोशल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? वहाँ पे जब जाकर मैंने देखा तो ये चीज़ पाया कि राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा जो एक सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसमें चाइल्ड मैरिज। तो कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती? तो पिताजी की ये 3 बातें जो हमेशा गुंजती रही, उनसे जो सोच विकसित हुई, वही इसका प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 25 साल के सफ़र में अगर हम गवर्नेंस और सेवा के असली अर्थ को समझना चाहें तो कुछ नाम अपने आप ही कहानी बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं कहानी में से एक, श्री रिस्पेक्टेड सर श्री गणेश शंकर मिश्रा जी। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिनका करियर सिर्फ फाइल्स और पॉलिसीज तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचा। उनकी कहानी शुरू होती है ग्राम मोरा से, जहाँ एक ऐसे घर से जहाँ देशभक्ति कोई शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका थी। उनके पिता आदरणीय बापूजी पंडित श्री लखनलाल मिश्र स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। उसी विरासत ने मिश्रा जी के भीतर सेवा, ईमानदारी और देशभक्ति की जड़ें गहरी की। फिर चाहे बात हो बेमेतरा और कवर्धा के विकास यात्राओं की, या बस्तर में गांधी सेवा सदन जैसे प्रयोगों की, या फिर लक्ष्य भागीरथी की, जिसने एक साल में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई क्षमता बढ़ाकर इतिहास रचा। हर जगह उनके काम में वही मूल भावनाएं दिखती हैं, शासन नहीं सेवा। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द बुलडोजर प्रशासक, द मैन बिहाइंड द रायपुर्स आइकॉनिक घड़ी चौक। और वो एकमात्र सेवारत आईएएस ऑफिसर थे जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने पद्म अवार्ड के लिए रिकमेंड किया था। 36 साल की सेवा में उन्होंने बार बार साबित किया कि प्रशासन केवल आदेशों का तंत्र नहीं बल्कि संवेदना और जिम्मेदारी का काम है। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके वो वैल्यूज़ जिन्होंने एक पूरी जनरेशन के ब्यूरोक्रेट्स और यूथ को इंस्पायर किया है। वेलकम मिस्टर सर, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। नमस्कार सर। थैंक यू सर, शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ। सो बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रशासनिक सेवा की तरफ खींचा? आपके पिता फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश सर्विस छोड़ दी थी गांधी जी के कहने पे। हाउ डिड द एनवायरनमेंट शेप योर वैल्यूज एज अ चाइल्ड? जैसा आपने कहा, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे जी। और फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद भी कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं था। जी, फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने कभी इसके लिए प्रयास भी नहीं किया, और उनके मरणोपरांत शासन के द्वारा उनको याद करते हुए फ्रीडम फाइटर के रूप में घोषित किया गया। जी। स्पष्ट है कि एक फ्रीडम फाइटर होने के नाते कभी उन्होंने उसका कोई जो भारत माता को जो अवदान किया था, जो कंट्रीब्यूट किया था, उसका उन्होंने कोई प्रतिदान नहीं लिया। एक बड़ा परिवार था हम लोगों का, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हम लोग हैं, और 5 भाई और 5 बहनों में 10 लोग जो थे उसमें मैं सबसे छोटा था। तो इस नाते चूंकि पिताजी 1945 में, जैसा आपने बताया, उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के दरोगा थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर थे दुर्ग में, और दुर्ग कोतवाली के वो थाना प्रभारी थे। उस समय उन्होंने 15 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। और उसके पीछे एक घटना हुई थी जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये घटना थी कि बाबा राव पाटिल, रामकृष्ण
पाटिल उस समय ICS ऑफिसर थे। वो कलेक्टर भी रहे, दुर्ग में भी रहे, पिताजी उनके अंडर में काम कर चुके थे, फिर बैतूल में कलेक्टर रहे और वे गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। और उन्होंने अपनी ICS की नौकरी से इस्तीफा दे करके और महात्मा गांधी के आह्वान पर फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। उस समय नागपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, वे नागपुर जा रहे थे। 15 दिसंबर 1945 को सुबह 9:30 बजे 10 बजे का टाइम था। ट्रेन जब वहाँ प्लेटफॉर्म पर रुकी, उस समय दुर्ग के जो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति थे, राष्ट्रीय परिवार के व्यक्ति थे, जिसमें धर्मपाल गुप्ता के पिताजी भी शामिल थे, घनश्याम दास गुप्ता, ये सारे लोग, मोहनलाल बाकलीवाल, ये सारे लोग प्लेटफार्म पर उपस्थित थे। और महात्मा गांधी के जिंदाबाद के साथ में उन्होंने उनको, रामकृष्ण पाटिल को, जब ट्रेन रुकी प्लेटफार्म में, वो ट्रेन से बाहर आए, उनको इन्होंने स्वागत किया। पिताजी उस समय ड्यूटी में थे, पुलिस की ड्रेस में थे, चूंकि वो दुर्ग कोतवाली के थाना प्रभारी थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहुंचे हुए थे ब्रिटिश शासन की तरफ से। लेकिन उन्होंने जब वहाँ का वातावरण देखा तो शायद उनके मन में पहले से ये उथल पुथल चल रही थी और उन्होंने एक कांग्रेसी नेता से सूत की माला ले करके और रामाराव कृष्णाराव पाटिल को गार्लैंड कर दिया और गार्लैंड करके उन्होंने उनको सैल्यूट किया और यह कहा कि सर, आप जिस रास्ते पे निकल चुके हैं, मैं भी आपके साथ पीछे आ रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी के आह्वान के आधार पर मैं भी अपनी सेवा से इस्तीफा देना चाहता हूँ, ऐसा उनका कहना था। तो वहाँ पे खलबली मच गई, पूरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म खचाखच भीड़ भरी हुई थी और ब्रिटिश शासन ने स्वाभाविक रूप से इसे एक शासन के प्रति विद्रोह के रूप में लिया। उसके बाद उनके प्रेमचंद सक्सेना IP, इंपीरियल पुलिस होता था पहले, अभी IPS होता है, पहले इंपीरियल पुलिस होता था। उन्होंने, उनके बड़े पसंदीदा अधिकारी थे मेरे बाबूजी, उन्होंने उनको बुला के समझाया। उस समय उनकी पदोन्नति भी होने वाली थी, नॉमिनेशन गया हुआ था। तो आप, इतना अच्छा आपका करियर है और आप एक रिग्रेट लेटर दे दीजिए, मैं आगे संभाल लूँगा और आपकी सर्विस पे कोई आँच नहीं आएगी। तो पिताजी का रिप्लाई था कि जिस तंत्र में, मशीनरी में मातृभूमि की सेवा करने के लिए यदि रिग्रेट करना पड़ता है तो मैं उसका अंग नहीं होना चाहूँगा। और उन्होंने इसके पहले की शासन किसी प्रकार का कार्रवाई करती, उन्होंने अपना इस्तीफा शासन को भेज दिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ह्यूमिलेट करती रही, उन्हें परेशान करती रही, उन्हें टॉर्चर करती रही और 2 साल तक उनका इस्तीफा भी स्वीकृत नहीं किया, उनको वेतन भी नहीं मिला और अंतिम में 2 साल के बाद उनको अपनी इस्तीफा स्वीकृत हो पाया उनका। और इसके पश्चात ये पूरी घटना थी और वो एक बैकग्राउंड था। तो उसके बाद फिर गांव में रहे, बड़ा परिवार था, कृषि पे आधारित परिवार था। आर्थिक स्थिति भी उस समय किसानों की बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी और इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच में मैं अंतिम संतान था उनका। तो हम लोग उस लाइफ का जो हार्डनेस है उसको हम लोग महसूस किए हैं, देखे हैं। और उस समय पिताजी के आचरण को हम लोगों ने देखा और उससे जो कुछ सीख पाए वो पूरे ताउम्र ताए जिंदगी हम लोगों में संस्कार के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। सर, तो क्या आज भी कोई ऐसी बात है जो उनके शब्दों की तरह गूंजती है आपके डिसीजंस में? जब आप डिसीजंस लेते हैं तो क्या कोई ऐसी बात को आप ध्यान में रख के लेते हैं या कोई ऐसा सबक या कोई ऐसी सीख जो आपके पिता जी से आपको मिली है? 1981 में मैं जब सर्विस में ज्वाइन किया था और पिताजी की मृत्यु 16 मार्च 1984 में हुई। इस दौरान मैं प्रोबेशनर बस्तर ज़िले में पोस्टिंग मेरी थी और फिर मैं दुर्ग भी आया। तो उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान पिताजी हमेशा पत्र लिखा करते थे और वो सारे पत्र मैंने अभी तक मेरे पास जो अंतर्देशी में और लिफाफा में पत्र उन्होंने भेजे थे वो मेरे पास अभी तक संकलित करके मैं रखा हूँ, सुरक्षित रखा हुआ है। और उन सभी पत्रों में वो हमेशा मुझको सीख देते थे
कि कभी भी उसमें प्रमुख रूप से ये बता पाऊंगा मैं कि 3 बातें वो हमेशा लिखते थे कि कभी गरीब की आह मत लेना, कभी पद का मद मत करना, और यह ध्यान में रखना कि दूसरे जेब का पैसा तुम्हारे जेब में कभी ना आए। तो ये एक ईमानदारी की सीख थी। ये सारे पत्र मैंने जो पिताजी के बुक लिखा गया है उसमें मैंने शामिल भी किया हुआ है। तो वो एक एक शब्द उनके कानों में मेरे गूंजते रहे, और वही मेरे लिए पूरे लाइफ में 36 साल का जो मेरा प्रशासनिक जीवन रहा, 1981 से लेकर के 2017 में मैं रिटायर हुआ प्रमुख सचिव जल संसाधन के पद पर। और इस बीच में जो 36 साल का मेरा सेवा काल रहा, अलग अलग कैपेसिटी में मैंने काम किया, अलग अलग दायित्व का मैंने निर्वहन किया। और अभाव की जिंदगी हम लोग चूंकि अपनी बचपना में देखे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चूंकि पिताजी, मैंने बताया आपको कि कृषि आधारित सारी व्यवस्थाएं थी और किसानों की स्थिति क्या होती है वो हर कोई जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमेशा सेकंड हैंड बुक से ही पढ़ाई किए, फीस के लिए भी परेशानी कई बार हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए पिताजी ने जो 3 बातें बताई थी, सेवा काल में हमेशा एक गाइडिंग लैंप के रूप में, जीवन में एक पथ प्रदर्शक रूप में, ये तीनों बातें हमेशा मुझको याद रही। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ी सीख, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत सफलता मिल पाई, जो शासन ने जहाँ जहाँ मुझ पर विश्वास किया, जिन दायित्वों को मुझको सौंपा पूरा करने के लिए, जिन चैलेंज को मुझको सौंपा, यदि मैं उसमें सफल हो पाया हूँ, तो पिताजी की ये 3 बातें जो हमेशा गूंजती रही, उनसे जो सोच विकसित हुई, वही इसका प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। सर, जब आपने सर्विस ज्वाइन की तो देश और सिस्टम दोनों अलग थे। तब की ब्यूरोक्रेसी और आज की ब्यूरोक्रेसी के कल्चर में क्या आप कोई फर्क महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। ये तो 1981 में जो हम लोग सर्विस ज्वाइन किए थे, तब से लेकर के और 2017 तक 36 साल का जो सफ़र रहा 2017 तक, तो 81 की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि जो हम रिटायर हुए थे 2017 में, तब से लेकर के आज लगभग 8 साल हो गए हैं। उस समय से भी आज तक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होता है। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि समाज में निरंतर पतन हो रहा है, समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, और ब्यूरोक्रेसी भी समाज का ही एक अंग है। तो इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों का क्षरण हुआ है, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है। जुडिशरी में भी हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में भी हुआ है। लेकिन चूंकि एक आईएएस अधिकारी की एक जिम्मेदारी अधिक होती है समाज में, और उसके प्रति जनापेक्षा भी बहुत होती है, और संविधान में जो लोगों का वेलफेयर करने के लिए एक सरकारी जो नीतियां होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आईएएस अफसर को होती है। स्टील फ्रेम के रूप में उसको लिया जाता है। सरदार पटेल ने जब आईएएस की कॉन्सेप्ट सामने लाया था उन्होंने, तो उस नाते चूंकि आईएएस, आईपीएस, ये इस प्रकार की जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनमें यदि हम आज देखते हैं बहुत सारी बहुत ज़्यादा पैमाने पर गिरावट आई है, तो सबके लिए दुख का कारण बनता है। और इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि तब और अब में बहुत परिवर्तन आ चुका है। सर, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट हैं, जो गवर्नमेंट के लिए एक समस्या का जो समाधान करें, आप उनमें से माने जाते हैं। जहाँ समस्या होती है वहाँ आपका समाधान पहले ही पहुँच जाता है। सो सर, आप ऐसा क्या एक स्पेसिफिक इंसिडेंट या प्रोजेक्ट था जहाँ से आपकी ऐसी इमेज बनी कि आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट कहलाए? देखिए, हम लोग एक आईएएस अफसर जो होता है या प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, वो मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल होता है। किसी एक विषय में उसकी विशेषज्ञता नहीं होती। कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता होती है। इंजीनियर्स जो होते हैं वो जिस फील्ड का इंजीनियर है उस क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता होती है। लेकिन एक आईएएस अफसर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी की
किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं होती, क्योंकि हम लोग GAD सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। जी। जब सामान्य प्रशासन के अंतर्गत जिस जगह में हमें भेज दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको हमको पूरा करना होता है। और उसके लिए चाहे आप आपदा का समय हो, चाहे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कभी अलग अलग ड्राइव जो होते हैं, कभी शासन का जो निर्देश है, शासन की जो प्रायोरिटी है, उसको पूरा करना, और उनके जो 5 साल तक जो भी चुनी हुई गवर्नमेंट होती है जी। उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, यही ब्यूरोक्रेसी का मेन जज्बा होता है, उद्देश्य होता है। जो भी गवर्नमेंट रहे, हमें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करने का कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। यदि बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है या वामपंथी गवर्नमेंट है या मायावती जी की गवर्नमेंट है, तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स होता है वह जनता के लिए सीधा सीधा जवाबदेह नहीं होता, अपितु जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, जो भी स्कीम्स होती हैं, उसको सक्षमता के साथ पूरी तरह से लागू कर पाना और उसका रिजल्ट देना, यही हमारा एजेंडा होता है, यही मैंडेट होता है, और उसको हम लोग पूरा करते हैं। सर, आपने इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया, जैसे आबकारी हो गए, जनसंपर्क, स्वास्थ्य में भी रहे, राजस्व में भी रहे। सर, हर जगह आपके कार्य का एक नया रंग दिखा, पर कौन सा ऐसा पोस्ट था सर जिस पे रहते हुए आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिला, और कौन सा ऐसा पोस्ट था जिसको हैंडल करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी आपने महसूस किया? देखिए, एक IAS अफसर्स के लिए जो भी पोस्टिंग होती है वो उसके लिए चैलेंज होता है। आपने जैसे पूछा मुझसे कि रिजल्ट ओरिएंटेड आप अधिकारी हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, हर अधिकारी जो होता है उसको रिजल्ट देना होता है। अब उस मैंडेट में, उस गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन में कोई कितना खरा उतर पाता है, कितना सफल हो पाता है, एक अलग विषय हो सकता है। जब SDO थे, तो जिस समय मैं बेमेतरा में SDO था या कवर्धा में SDO था, सर्विस के शुरुआती दिनों में, उस समय गवर्नमेंट की स्कीम्स की प्रायोरिटी होती थी फैमिली प्लानिंग कैंप होना, जनसंख्या नियंत्रण। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का होता था टारगेट, केसेस का, रेवेन्यू केसेस का डिस्पोजल करना। तो एक SDO के रूप में जो मैंने फैमिली प्लानिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए, बिना किसी प्रकार की दुर्घटना के लोगों को प्रेरित करना कि भाई वो 2 बच्चे रखें या 3 बच्चे रखें, 5, 7, 8 बच्चे भी हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है, ये उनको समझाइश देना, उनका बिहेवियरल चेंज करना, उनको मोटिवेट करना, कोर्सिव मेथड से नहीं बल्कि उनको प्रेरित करके, मोटिवेट करके। उसी प्रकार से रेवेन्यू केस का डिस्पोजल करना है तो कोई भी जो गांव के लोग आते हैं, अपने चक्कर लगाते हैं तहसील के या SDO ऑफिस के, उनको अधिक से अधिक रिलीव करना। इन दोनों ही पैमाने में मेरा जो रिकॉर्ड है अभी तक कहीं टूटा हुआ नहीं है। फैमिली प्लानिंग का जो हम लोगों ने कैंप किया था संबलपुर में, जब मैं SDO बेमेतरा था 1985-86 में, तो 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने 1500 फैमिली प्लानिंग के कैंप किए थे 24 घंटे में। और वो BBC से उस समय ब्रॉडकास्ट हुआ था, और आज भी इंडिया या वर्ल्ड में कहीं भी 24 घंटे में एक भी कैंप ऐसा नहीं हुआ जिसमें 1500 ऑपरेशन हुए हों, और कोई भी केस जो है किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग प्रायोरिटी होती है, और उस प्रायोरिटी को हम जो है मीट आउट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ वरिष्ठ जब मैं हुआ, तो जहाँ पे जैसा कोई प्रॉब्लम होता था, कहीं पर ज़्यादा चुनौती होती थी, कहीं पर गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता था, या उनकी एम्बिशियस स्कीम होती थी जहाँ पे पूरा करना है, तो वहाँ पे मुझको मौका मिला काम करने का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने सर्विस में लगातार केडर पोस्ट में काम किया है। जब मैं SDO था तब भी जो केडर के लिए जो रिजर्व होता था, सब डिवीजन, IAS सब डिवीजन, वहाँ पे मैंने काम किया। जब मैं सेक्रेटरी था तब भी जो ACS रैंक के जो पोस्ट होते हैं, यद्यपि मैं प्रमुख सचिव के पद से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सीनियर केडर का जो पोस्ट होता है वहाँ पे मुझको काम करने का मौका मिला। और उसके पीछे कारण यही था कि मैं शासन के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप और जो भी काम मुझे दिया गया उसको मैंने अच्छे से पूरा किया है। और अभी भी मेरे नाम पे बहुत से गवर्नमेंट में रिकॉर्ड हैं जो अभी तक अनबीटेबल रहा है,
और नेशनल लेवल पे भी उस रिकॉर्ड को अभी तक पूरा उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया है। तो इसलिए हर चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है और पूरा अपना 100% वहाँ पर मैंने दिया है पूरे कमिटमेंट के साथ। तो इसलिए जो है, और सवाल जहाँ सीखने का है, तो आपको तो सीखा हुआ ही आपको मान करके गवर्नमेंट सर्विस में चयन होता है, आपको सीखने के लिए टाइम नहीं होता, आपको अपनी प्रिपेयरनेस बढ़ानी होती है। जी बिल्कुल। और आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आप में क्वालिफिकेशन है, जो कुछ आप में कॉम्पिटेंसी है, एबिलिटी है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने सिलेक्शन किया गया। आप सीखने के लिए आपको एफोर्ड नहीं करती गवर्नमेंट की आप अभी सीखते रहो। ये अलग बात है कि व्यक्ति जो है हर क्षण सीखते रहता है, रिटायरमेंट तक सीखता है, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी सीखता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करें और उस समय फिर आप बोले साहब मैं सीख रहा था। तो आपको अपना सर्वोत्तम हमेशा हर क्षण गवर्नमेंट को देना होता है, और वो यदि आप में 100% कमिटमेंट है तो आप देने में सफल भी होते हैं। वो मैंने अपने लाइफ में हमेशा उस चीज को जिया है। जी सर, जैसे आपने बात की कि फैमिली प्लानिंग हो गई और फिर आपने फैमिली वेलफेयर के लिए भी काम किया है, नेत्रहीनों के लिए काम किया है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनको आपको नेशनल लेवल पे आपको सम्मान मिला है। सर, तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा काम लोगों की जिंदगी सच में बदल रहा है? देखिए, हर काम छोटा काम जो होता है वो यदि आप पूरे कमिटमेंट के साथ में, पूरा समर्पण के साथ में उस काम को करते हैं, तो सरकार का काम ही ऐसा है कि इससे बढ़कर के सेवा का कोई काम नहीं हो सकता। शासन के जो भी काम होते हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, यदि पूरे कमिटमेंट के साथ में कर रहे हैं तो सेवा ही होगी। चाहे फैमिली प्लानिंग हो, फैमिली वेलफेयर हो, चाहे ब्लाइंडनेस कंट्रोल का हो। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं रायपुर में एडिशनल कलेक्टर था 96 में। तो इस समय हम लोगों ने एक आई कैम्प किया था। उस समय डीके हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट हो गया था मेकाहारा में। डीके हॉस्पिटल में हम लोगों ने कैम्प किया था, आई कैम्प। तो उस समय जो टारगेट हम लोगों ने किया था, 10 दिन में 5001 ऑपरेशन हम लोगों ने किया था। 10 दिनों में 5001 ऑपरेशन कैटरेक्ट से, मोतियाबिंद के, और एक भी केस खराब नहीं हुआ था, एक भी केस में आंखों का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था। और उस समय जो अंधत्व निवारण में पूरे देश में मदुराई में इसका पुरस्कार वितरण हुआ था, तो रायपुर जिला को टॉप में स्थान मिला था। तो अब वो रिकॉर्ड आज तक कहीं से टूटा हुआ नहीं है। 51 ऑपरेशन 10 दिनों में, उसको हम लोगों ने प्रतिष्ठा नेत्र शिविर का नाम दिया था। उसी प्रकार से सिकल सेल का हो, या उसी प्रकार से शराबबंदी का हो, उसी प्रकार से आप जो रेवेन्यू केस का डिस्पोजल करें, उसी प्रकार से आप एंक्रोचमेंट रिमूवल करें, लोगों के लिए आप सड़कें चौड़ी करें। तो हर जगह रूल बना हुआ है, लेकिन रूल को, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और आप यदि मेहनत पूरी ईमानदारी से करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। रिजल्ट इज बाउंड टू कम। यस सर, आबकारी विभाग, जैसे कि आप शराबबंदी के लिए बोले, तो आबकारी विभाग में रहते हुए आपने भारत माता वाहिनी जैसी एक पहल चलाई। शराबबंदी के लिए महिलाओं को जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण था सर? क्या उस समय आपको विरोध भी झेलना पड़ा? निश्चित रूप से बहुत विरोध झेलना पड़ा। और कोई भी काम यदि आप लीक से हट करके करते हैं तो विरोध तो होता ही है। लोगों को शुरू में समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, और कोई भी कार्य में सफलता की शुरुआत ही विरोध से होती है। लेकिन आप यदि एकाग्रचित होकर आगे बढ़ते हैं, आपकी नीयत यदि सही है, तो निश्चित रूप से उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से जो शराब, मैं एक्साइज कमिश्नर था 2008 से लेकर के 12-13 तक, करीब मैं 5 साल तक एक्साइज कमिश्नर छत्तीसगढ़ का रहा। इतना लंबा पीरियड किसी IAS अफसर का अभी तक नहीं रहा है। और उन 5 सालों में मैंने ये देखा कि एक्साइज कमिश्नर रहते हुए, जहां एक्साइज डिपार्टमेंट का काम ही है कि शुद्ध शराब, मद्य का लोगों को उपलब्ध कराना, ताकि जहरीली शराब की घटनाएं न हो और शासन को रेवेन्यू भी प्राप्त हो, तो उस पद पर रहते हुए भी मैंने उस चीज को समझा कि साथ साथ इसमें जो मद्य निषेध की दिशा में भी काम करना आवश्यक है। और ये एक अपने आप में पैराडॉक्स था, आयरनी था। एक्साइज कमिश्नर का काम होता है
कि अधिक से अधिक शराब की बिक्री ताकि शासन को राजस्व मिले। मैंने जो है साथ साथ इसमें मद्य निषेध को भी शामिल किया और उसके पीछे मेरा तर्क यह था कि शासन कोई खाली एक विक्रेता के रूप में, शराब के विक्रेता के रूप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी गवर्नमेंट है और इसलिए लोगों को शराब की बुराइयों के बारे में अवगत कराना भी आवश्यक है। जी। आपको मैं बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चीफ सेक्रेटरी ने मेरे उस वर्ष के एसीआर में यह बात लिखी थी कि ये बड़ा पैराडॉक्स है, आयरनी है कि जिस विभाग का उद्देश्य ही शराब का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है और उपलब्ध कराना है और शासन की राजस्व में अधिक से अधिक पैसा लाना है, उसके अधिकारी मद्य निषेध की दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन ये बात मैंने जो किया था वो सही था। मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात का समर्थन किया और जहां तक इसमें महिलाओं को जोड़ने की बात है तो मैंने ये महसूस किया कि शराब की जो बुराई होती है उससे जो प्रभाव पड़ता है परिवार में, निगेटिव इफेक्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं ही होती हैं। चाहे एक शराबी की पत्नी हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी माँ हो। यदि शराब पी करके आदमी आता है और अपना विवेक यदि खो देता है तो उसका पहला परिणाम घर वालों को भुगतना होता है और घर में भुगतने वाले महिलाएं ही होती हैं, ये तीनों रूपों में। तो इसलिए मैंने इस बात को कहा कि हम ऐसा कानून तो बना नहीं सकते कि शराब जो पिएगा उसको बंद कर देंगे, है ना। ये प्रजातांत्रिक देश है, वेलफेयर स्टेट है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों का बिहेवियर चेंज किया जाए, उनको समझाई दिया जाए, समाज सुधार किया जाए। और ये चूंकि सामाजिक बुराई भी है तो इसलिए हमने महिलाओं को उसमें जोड़ा और भारत माता वाहिनी बनाई और भारत माता वाहिनी बना करके पहले फेस में पूरे प्रदेश में 208 ग्राम पंचायतों में महिलाओं का समूह बनाया, उसको हमने स्ट्रेंथनिंग की, उसकी उनको शक्तिशाली बनाया और थानों में लिखा कि ये महिलाएं यदि अवैध शराब के खिलाफ में कोई कार्रवाई करती है तो उनको प्रायोरिटी पर कार्रवाई किया जाए। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। इसके पहले जो इसके लिए फंड मिलता था वो सिर्फ होर्डिंग में और इधर उधर खर्च हो जाता था। पहली बार हम लोगों ने इसको सही दिशा में इसका एक्सप्लॉइट किया और मैं एक्साइज कमिश्नर होने के दौरान 350 शराब दुकान हम लोगों ने बंद करवाया, जो आज तक बंद है। ऐसे मैं 500 की आबादी में, 1000 की आबादी में, 1500 की आबादी में, 2000 की आबादी में जो शराब की दुकान होते थे उसको हमने बंद कराया था और हमने उस नीति का नाम दिया था आंशिक मद्य निषेध, पार्शियल प्रोहिबिशन। एक साथ आप सारे दुकानों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि एक सामाजिक बुराई है, तो उस बुराई के अंतर्गत जीने वाले भी समाज के ही लोग हैं। समाज जब तक उस चीज को पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा, इस बुराई को आप समाप्त नहीं कर सकते। इसको हम ग्रेजुअली ही उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आंशिक मद्य निषेध की जो नीति है उसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट से मैंने पारित करवाया था और वो अभी भी वो नीति आज बनी हुई है। ये ऐसा लगता है कि अभी उस दिशा में उतना प्रभावशाली कार्य संभवतः नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन अभी भी वो नीति है। हर साल के लिए ये पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की और उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये पॉलिसी मैंने कैबिनेट से अप्रूव करवाया था और हमने 350 दुकान शराब के बंद करवाए थे। तो यही, यदि आपको सतयुग में भी शराब की बुराई थी, त्रेता युग में भी थी, द्वापर में भी थी, ये आज कलयुग भर की आज की बात नहीं है। तो यदि उस बुराई को आपको समाप्त करना है, आप अपने उद्देश्य के लिए ईमानदार हैं, तो समाज को इस लड़ाई के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और समाज का सबसे महत्वपूर्ण तबका जो है महिलाओं को होता है, जो 50% आबादी होती है। इसलिए हमने जो है भारत माता वाहिनी के माध्यम से उन महिलाओं को उपयोग करते हुए एक्टिवेट किया था। सर, अब जब आप राजनांदगांव में जिलाधीश रहे, सर आपने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई और एक अभियान चलाया। क्या आपको उस समय भी सोशल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से 2000 में छत्तीसगढ़ बना। 2000 से लेकर 2003 तक निर्वाचित गवर्नमेंट नहीं थी जी, बल्कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट थी, जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुआ था, वही गवर्नमेंट ट्रांसफर हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर अजीत जोगी जी के नेतृत्व में, चूंकि उस समय कांग्रेस का बहुमत था, एक गवर्नमेंट बनी। पहली निर्वाचित सरकार 2003 में
यहाँ पर आई, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। और पहला रिसफलिंग जो हुआ था जिसमें अधिकारियों की पोस्टिंग हुई थी, उसमें मुझको चूंकि राजनांदगांव माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जो थे डॉक्टर रमन सिंह, उनका गृह क्षेत्र था और वहाँ से वो चुनाव सांसद का जीते थे और बाद में वहीं से एमएलए का चुनाव लड़े। उन्होंने मुझको अपने क्षेत्र में राजनांदगांव मुझको पोस्ट किया। दिसंबर 2003 में मैं वहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया और तब से 2006 तक लगभग 2.5 साल मैं वहाँ पर रहा। वहाँ पे जब जाकर मैंने देखा तो ये चीज़ पाया कि राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा जो एक सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसमें चाइल्ड मैरिज, वो भी जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे शराब की समस्या, समाज की एक सामाजिक बुराई है मद्यपान, तो उसी प्रकार से बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई है और समाज का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। 1928 में शारदा एक्ट आया था, लेकिन वो शारदा एक्ट पूरी तरह से दंतविहीन था, उसमें कोई एनफोर्समेंट का कुछ ऐसा प्रभावशाली तरीका नहीं था और इसलिए तब से लेकर के अभी तक हमेशा हम देखते रहते हैं, कभी महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कभी 1-2 जगह ऐसा शादी रोक दी जाती है, लेकिन कभी इसको समाप्त करने के लिए इस सामाजिक बुराई को कोई शासन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया था। राजनांदगांव जिला सबसे साक्षर जिला था छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ यह बुराई सबसे ज़्यादा पाई जाती थी और वहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, पटेल कम्युनिटी के लोग हैं, साहू कम्युनिटी के लोग हैं और कुछ बड़े कम्युनिटी में भी ये प्रथा थी कि 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ये प्रथा सामने आने पे वहाँ पे हम लोगों ने इसको दूर करने के लिए एक व्यूह रचना बनाई और एक योजना तैयार करके और उस बुराई को दूर करने के लिए, चूंकि ऐसा संभव नहीं था कि कहीं शादी हो रही है और आप पुलिस लेकर पहुंच जाएं और उसको अरेस्ट कर लें और उसको बंद करवा दें, ऐसा इस तरह से संभव नहीं था। तो इसलिए फिर से जैसे मैंने कहा, मेरा जो अप्रोच होता है लोगों से जुड़ करके और उस पर अपना काम करना, तो हमने राजनांदगांव के लोगों को इस पे जोड़ा। जो पुरोहित थे, पंडित थे, जो शादी कराते थे, उनको मैंने पर्सनल लेटर लिखा। अलग अलग समाज के जो नेतृत्वकर्ता लोग थे उनको हमने सामाजिक संगठनों को अपना पत्र भेजा और साथ ही अपनी जो मिशनरी थी, जो रेवेन्यू मिशनरी थी, जो महिला बाल विकास के जो सेक्टर सुपरवाइजर थे, प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, इन सब लोगों को उसमें हमने शामिल किया और ये कहा कि हर गांव में यदि कोई बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना, एक हमने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया जो कि 24 आवर काम करता था राजनांदगांव जिला में और वहाँ पे उनकी सूचना होती थी और हमारे द्वारा अधिकारियों को टीम वहाँ पर भेजी जाती थी। जहाँ तक सोशल रेजिस्टेंस की बात है, राजनीतिक विरोध की बात है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। मैंने जैसे बताया था 2003 में पहला बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो भाजपा की सरकार आ गई है तो बच्चों की शादी करने के लिए भी कलेक्टर से पूछना पड़ेगा क्या। इस प्रकार की बात वहाँ कई लोगों ने शुरू की। मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत भी लोगों ने की जा करके कि इस कलेक्टर को हटा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस बात को समझते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी, वो उनका पूरा सपोर्ट मुझको मिला और हम लोगों ने पूरे राजनांदगांव जिले में 510 बाल विवाह रोक पाने में हम सफल रहे। पहली बार मैंने ये बात उस समय के जो राष्ट्रीय स्तर के मैगजीन्स में भी कवर हुई थी कि और मैंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जिले में एक भी बाल विवाह आज की तिथि में नहीं हो रहा है और इस सामाजिक बुराई से हम पूरे जिले को पहली बार मुक्त कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ होता है पार्लियामेंट में, वहाँ यूनिसेफ ने विषय को टेकअप किया था और वहाँ पार्लियामेंट में मुझको बुला करके जो 50 सांसदों के सामने मेरा प्रेजेंटेशन भी उन्होंने करवाया था और सभी जो यूपी के, राजस्थान के, बिहार के सांसद थे उन्होंने इस बात पे आश्चर्य व्यक्त किया था कि आप कैसे ये सब कर पाए। तो हमने पूरी अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया था, उसको उनके साथ में शेयर किया था
और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट सामाजिक दिशा में इसको मैं मानता हूँ। सर है भी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें जो हो रही थी ग्रामीण अंचलों में, उनको रोक पाने में आप सफल रहे। जी सर एक ऐसा सवाल है कि आपको बुलडोजर प्रशासक कहा जाता है। सर तो ये टाइटल सुनकर आपको कैसा लगता है, और क्या कभी लगता है कि ये सिर्फ एक शक्ति नहीं है बल्कि इसमें एक विजन भी दिखाई देता है? देखिए, कोई भी सरकारी अफसर जो होता है, सरकारी कर्मचारी होता है जी, वो कोई जो भी काम करता है वह नियम और कानून के परिधि के भीतर ही करता है। जी, कोई बाहर का नहीं करता। जी सर। कोई कलेक्टर या कोई कमिश्नर या कोई आईएएस अफसर या कोई डिप्टी कलेक्टर सड़क पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तो गुंडागर्दी में हमको यदि कोई बुलडोजर प्रशासक कहा जा रहा है तो उसको मैं अपने लिए एक ग्रीटिंग के रूप में लेता हूँ। मुझको गौरव होता है, इसलिए गौरव होता है कि मैंने कानून के अक्षरों के बीच में रूल ऑफ लॉ को मैंने ग्राउंड में इस्टेब्लिश किया, उसको कंप्लाई करा पाया। अदरवाइज बहुत सारे किताब में कानून है, लोगों में ना ये मनोबल होता है, ना वो निर्भीकता होती है कि कानून का अक्षरशः पालन करा सकें, और इसीलिए लोग ओवरलुक करते हैं। लेकिन यदि आप में ईमानदारी है, आप में अपने टारगेट्स के लिए, अपने काम के लिए यदि 100% कमिटमेंट है, तो आप अक्षरशः लोगों को उसका पालन करवाएंगे। तो इंक्रोचमेंट हटा दिया तो ऐसा नहीं किसी का भी घर जाकर के तोड़ दिया, है ना। तो जो इंक्रोचमेंट है उसी को तो हमने तोड़ा ना। और उसमें यदि लोग बुलडोजर प्रशासक कहते हैं तो बुलडोजर प्रशासक स्तुतिगान का ही एक तरीका है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। और मैंने जहां जहां पे काम किया है, चाहे सर्विस की शुरुआत में राजनांदगांव में, अब राजनांदगांव में आपको उदाहरण दूं, राजनांदगांव राम राज्य परिषद का गढ़ था जी। राजनांदगांव नहीं, कवर्धा, राजनांदगांव का एक तहसील है कवर्धा, राम राज्य परिषद का गढ़ था। वहां पे एक गांधी चौक है, ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 87-88 की, और आज से 37 साल 38 साल पुरानी बात, जब मैं वहां एसडी हुआ करता था। वहां एक शंकराचार्य का चबूतरा है और गांधी मैदान है। तो उसमें शंकराचार्य जी जो है आते थे और वहाँ उसका लोग पूजा वूजा भी करते थे, लेकिन उसके ऊपर भी वहाँ के जो एंकोचर थे उन्होंने कब्जा कर रखा था जी। और उसकी गरिमा के विपरीत उस पे जो है बैठते थे, उस पे गाय भैंस बांधते थे, तो लोग खराब लगता था लेकिन कुछ होता नहीं था। उसी प्रकार से जय स्तंभ था वहां पे, तो जय स्तंभ के आसपास जो इंक्रोचमेंट हुआ करते थे उसको 26 जनवरी को और 15 अगस्त को वहां पे झंडा फहराने के लिए बहुत मशक्कत करके प्रशासन उसको खाली कराती थी, 5-10 लोगों को खाली कराती थी, तब वहां जाकर के झंडा रोहण हो पाता था। तो उसको जब मैं वहां पे गया और ये परिस्थितियां देखी तो मैंने तय किया कि 2 महीने के अंदर ये सारे इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे। अब वो मैंने हटाया। तो जब मैं हटाया वहां पे, तो अब वो पूरा जितने इंक्रोचर्स थे उनको खाली करके हमने नया मार्केट जगह शिफ्ट किया। उनकी रोजी रोटी पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ और लोगों ने उस चीज को समझा, तो सफलतापूर्वक उस काम को हम कर पाए। और आज भी वो करोड़ों की जमीन, कई 20, 25, 30 करोड़ की जमीन जो उस समय थी, वो आज पूरी तरह से सुरक्षित है और खाली पड़ा हुआ है। तो प्रशासक कोई भी काम करता है तो जनहित में करता है, कानून के दायरे में ही करता है। उस समय कुछ लोगों को लगा था कि हम किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर वो बात लोगों के सामने स्पष्ट होती है कि सच्चाई क्या है। जी सर, स्वच्छ भारत अभियान में आपने जो काम किया वो पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बना। राजनांदगांव और बस्तर दोनों डिस्ट्रिक्ट को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला लगातार 2 साल, और इसके लिए सर प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने आपको सम्मानित किया। सर, आपको स्वच्छता मूवमेंट का भी अग्रदूत के रूप में जाना जाता है पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ग्राउंड पर इस कैंपेन से आपने सबसे बड़ा क्या लेसन सीखा, और क्या आपको लगता है कि साफ सफाई सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पे भी जरूरी हो जाती है? देखिए, नांदगांव में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, बहुत सी चीजें ऐसी, जब वहाँ किसी जिले में हम जाते हैं कलेक्टर के रूप में, तो हम देखते हैं कि उस जिले की क्या क्या समस्याएं हैं। वहाँ पे लोगों
का क्या रुझान है, क्या क्या वहाँ पे करने का स्कोप है। और उसके आधार पे जैसे मैंने आपको बताया कि बाल विवाह की बुराइयां वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, किसी ने उस बात को छुआ नहीं था, छेड़ा नहीं था। उसी प्रकार से हमने देखा कि ये जो समस्या थी ओपन डेफिकेशन की, खुले में शौच करने की, वो किताबों में सब था, कोई मैंने नए स्कीम नहीं लाया। निर्मल उस समय एनबीए होता था, निर्मल भारत अभियान, एनबीए, जो अभी संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम बोलते हैं। और उस समय जो है घरों में शौचालय बनाने के लिए सिर्फ 1200 रुपये मिलते थे हर एक व्यक्ति को। तो स्कीम तो थी, लेकिन जैसे मैंने बताया स्कीम किताबों तक सीमित थी, कोई उस स्कीम का कोई परवाह नहीं करता था। क्योंकि आप कोई काम, कोई कठिन काम को हाथ में लेते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत ज्यादा लोगों का विरोध भी आपको झेलना पड़ता है। तो उस समय पूरे राजनांदगांव जिले में जो हम लोगों ने काम जब किया और 12 गांव 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हुए, तो ये जो 12 गांव का फिगर था वो उस समय 2004-05 में पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे छत्तीसगढ़ में 65 जिले थे, मध्य प्रांत आप कह सकते हैं। और उस 65 जिलों में एकमात्र राजनांदगांव जिला था जिसके एक नहीं 12 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था और 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ था। तो हम लोग इन 12 ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे और उसके साथ में मैं स्वयं, हम लोगों को वहाँ बुलाया गया दिल्ली में, और वहाँ पे एपीजे कलाम जो वहाँ उस समय राष्ट्रपति थे, उनके कर कमलों से हमको सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र दिए गए। और मुझको खुशी हुई ये जान करके कि एपीजे कलाम साहब जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने पर्सनली मुझको पूछा कि आप कलेक्टर, हाँ बताइए कैसे इस काम को कर पाए। तो भले ही मुझको 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट करीब समय मिला, लेकिन उनकी बातों से मुझको बहुत प्रेरणा मिली और जो हम लोगों ने थकान महसूस की थी वो थकान 2 मिनट में दूर हो गई। तो ये एक कोई कार्य आप लेते हैं तो उसके बाद फिर उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद मेरा ट्रांसफर बस्तर हुआ। तो बस्तर तो और ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है जी। और वहाँ पे तो हाइजीन सेंस ही बहुत कम है जी। तो वहाँ भी हम लोगों ने इस काम को किया क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ काम था। और वहाँ पे फिर जितना हम लोगों ने करीब 27-28 जो ग्राम पंचायत थे वो निर्मल ग्राम बने। यहाँ तो 12 बने थे, वहाँ 27-28 ग्राम और निर्मल ग्राम बने। और पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फिर से बस्तर जिला फर्स्ट आया और फिर हमको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो ये एक ऐसा काम था जो कि जनहित से जुड़ा हुआ था। समाज के जो गरीब वर्ग लोग थे, डिप्राइव्ड क्लास थे, वंचित वर्ग थे, उनसे हित से जुड़ा हुआ कार्य था। इसलिए इस काम को करने में एक अजीब संतोष मुझे प्राप्त हुई। सर, जैसे आप जनहित की बात कर रहे हैं, तो सर आपके लिए सेवा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी आप समझते हैं या आपके लिए ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने का ही तरीका बन चुका है? ये हर व्यक्ति के लिए सेवा, यदि आप सरकारी नौकरी आपको करना है, उस भावना से काम करते हैं तो आप सेवा से कोसों दूर हैं जी। बहुत से ऐसे आईएएस अफसर, ऐसे कलेक्टर मैंने देखे हैं जिनका कि यदि 10:30 से 5:30 बजे ऑफिस का टाइम है तो 5 बजता है तो अर्दली उनका अटैची लेकर के गाड़ी में ला के रख देता है, साहब अब निकलने वाले हैं। और घड़ी देख के 5:30 बजे वो अपना चेम्बर छोड़ देते हैं और चेयर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी बहुत से लोग काम करते हैं। मैं अपना अपना सोच है, अपनी अपनी। तो आप यदि सरकारी आपको तनख्वाह मिल रहा है और नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, आप करिए, अपने आप को बचा के भी चलिए। आपको कहीं फंसना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये डर आपको बना रहता है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप में फायर है, आप में आग है, आप में यदि कुछ करने का जज्बा है तो ये जो लिमिट है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो आदमी में सेवा का भाव रहेगा वही ये कर सकता है। और सेवा का ये मतलब है कि आप 24 घंटे सरकार के नौकर हैं, सरकार की नौकरी है आप कर रहे हैं। कोई काम आप कर रहे हैं, आप 5:30 बज गया तो आप ऑफिस छोड़ करके नहीं जा सकते। मैं कभी लाइफ में लंच करने के लिए बंगला नहीं गया। लोग ऐसे भी हैं कि लोग जाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे, 1:30 बजे जाते हैं, ऑफिस छोड़ देते हैं लंच के लिए। तो आपको समय तो मिलता है आधा घंटे का, लेकिन 3:30-4 बजे पहले कोई आते नहीं। तो ऐसा मैंने कभी लंच के लिए मैं कभी घर नहीं गया। और सेवा का यदि आपको काम करना है, सेवा के आपका जुनून है, यदि आप जनहित से जुड़े हुए विषयों को, यदि कोई इशू है उसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं
तो आपका टाइम के अनुसार इस तरह से आप नहीं चल सकते। और ये एक जीवन के जीने की शैली है, निश्चित रूप से जीवन जीने की शैली है। और उससे जो आपको रिजल्ट जो मिलता है, लोगों के चेहरे में जो सुकून देखते हैं, उससे आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। सर, जैसा आपने कहा कि सेवा का अर्थ जो आपके लिए निकला कि वो सामने वाले के चेहरे पे वो खुशी और वो संतुष्टि देखने के बाद आपको मिली, सर शायद वही आपके जीवन जीने का तरीका भी है, ये मुझे ऐसा महसूस होता है जी। सर, अब बात करते हैं जैसे बस्तर एक ऐसी चुनौतीपूर्ण जगह पे आपको जब पोस्टिंग मिली सर, तो उस समय आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या आपके मन में डर था या दृढ़ संकल्प था? देखिए, नांदगांव से तो 2.5 साल हो गए थे, मुझको ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड था जी। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, अब मैं जाना चाहता हूँ। और उस समय बस्तर जाने की बात नहीं थी, बल्कि कुछ दूसरे ज़िले में मैं जाना चाहता था, जहाँ मेरी जाने की इच्छा थी एज ए कलेक्टर काम करने के लिए। लेकिन अचानक गवर्नमेंट का आर्डर आया और बस्तर कलेक्टर के रूप में उसको पोस्ट किया गया। ये बात है 2006 की। और उस समय एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब मेरा पोस्टिंग वहाँ पर हुआ जून 2006 में, तो उसके कुछ दिनों के पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले ही वहाँ पे एक घटना हुई थी। वहाँ के जो कलेक्टर थे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नारायणपुर की तरफ गए थे, नारायणपुर में जी। और उनकी गाड़ी को लैंड माइन से उड़ाने का प्रयास नक्सलाइट के द्वारा किया गया था। अब वो बाल बच्चे थे जी। उनकी गाड़ी उस ब्रिज से, कलवड़ से आगे निकली और उसी समय लैंड माइन एक्सप्लोजन हुआ। तो मुझको ऐसा लगता है कि 30 सेकंड 20 सेकंड का गैप आ गया, जिसके कारण वो बच पाए, अदरवाइज कलेक्टर की गाड़ी को उड़ा दिया गया था। तो ये घटना सभी पेपरों में आई थी उस समय। तो जैसी मेरी पोस्टिंग की वहाँ बात हुई, तो घर में बच्चे भी रोने लगे और पत्नी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई कि वहाँ पे जाने से इस प्रकार का खतरा होगा। मुझको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था और बस्तर जाने की बात तो थी नहीं। तो फिर मैंने उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा क्यों हुआ है ऐसा, मैं तो जाना नहीं चाह रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है, सीएम साहब ने किया है, आप सीएम साहब से बात करिए। तो सीएम साहब से मैंने अपॉइंटमेंट लेके और मिलने राजनांदगांव से उनसे परमिशन लेके और रायपुर आया और सीएम साहब से मैंने पूछा कि क्यों बस्तर मेरी पोस्टिंग हुई है। ऐसे तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई पूछने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैं उनसे ये प्रिविलेज ले सकता था, इसे उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझसे कहा, सीएम साहब ने, कि आपको मैंने बस्तर इसलिए भेजा हुआ है, इसलिए पोस्टिंग की है कि वहाँ पे जिस काम के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैंने कहा कौन सा काम? तो उन्होंने कहा कि बस्तर में 5 मिलियन टन का इस्पात संयंत्र टाटा का आने वाला है और उसके लिए एक PSA होता है, जो पंचायत राज अधिनियम में जो ग्राम सभा होती है उसका बिना अनुमोदन किए वो वहाँ पे जमीन लैंड एक्वायर नहीं हो सकता है और इसलिए वो कार्य वहाँ पे रुका हुआ है। और पहले जो कलेक्टर थे उसको नहीं कर पाए पर्याप्त समय देने के बाद। और मुझको पूरा मालूम है कि आप इस काम को कर पाएंगे, तो इस आशा के साथ और अपेक्षा के साथ मैं आपको वहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस्तर में उस समय नक्सलिज्म जो है अपने टॉप में था, एक्सट्रीम था। सबसे ज्यादा उस समय बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत घटनाएं हो रही थी और बस्तर में इतने ज्यादा कैजुअलिटी होती थी कि कश्मीर का आतंकवाद में जो घटनाएं होती हैं, जो डेथ होती है, कैजुअलिटी होती है, वो भी उससे कम था। बस्तर में उससे ज्यादा घटनाएं होती थी। तो जब सीएम साहब ने मुझसे ये कहा, तो फिर से जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे अंदर में एक चुनौती और चैलेंज से दो हाथ करने की बात शुरू से नौकरी के प्रारंभिक दिनों से ही थी। मैंने फिर से एक प्राइड लिया उस बात का कि प्रदेश का, सूबे का सीएम किसी IAS अफसर से ये बात कह रहा है। ये मेरे लिए गौरव के क्षण थे और गौरव के क्षण को मैंने एंजॉय किया
और उस चुनौती को मैंने एक्सेप्ट किया और कलेक्टर सीएम साहब को मैंने कहा कि सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपकी अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। और उसके बाद मैं वापस राजनांदगांव गया, तुरंत वहां से रिलीव हुआ और रिलीव होकर मैंने 16 जून 2006 को बस्तर में चार्ज लिया कलेक्टर के रूप में। उस समय बस्तर डिवाइड नहीं हुआ था, ये नारायणपुर वगैरह कोंडागांव सब बस्तर जिले में ही शामिल थे। और मुझको आज भी वो याद करके अच्छा लगता है कि 16 जून को कार्यभार ग्रहण करने के बाद वहां पे टाटा के लिए जो जमीन लेने की बात चल रही थी लैंड एक्विजिशन की, वो करीब उसमें 10 गांव थे जहां की गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके और उसको टाटा को देना था और उसके आधार पर वहां पर टाटा प्लांट बनने वाला था। और टाटा एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि वहां यदि टाटा बस्तर में आ गया होता तो मुझको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो टाटा के आने के 1 साल के भीतर या 2 साल के भीतर ही बस्तर से नक्सलिज्म का समूल नाश हो जाता, क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट था। टाटा के एक अपने आप में प्रतिष्ठा होती है, किसी भी दूसरे औद्योगिक घराने की तुलना में टाटा एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना है, नाम है। और उनसे हम लोगों ने बात किया था तो उन्होंने जो है हर परिवार को जो जिनका जमीन जा रही थी उनको एक अच्छा नौकरी देने का उन्होंने किया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उसमें रखा था, उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा था। तो ये सारी चीजें थी, तो लोगों की जो है गरीबी दूर होती, शोषण दूर होता और लोगों में एक अवेयरनेस होता एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण। तो और उसको फिर हमने उस दिशा में काम किया और 16 जून की बात मैंने बता रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन किया है मैंने। और 10 गांव थे जहां से जमीन करीब 5000 हेक्टेयर जमीन एक्वायर करना था और उसमें सहमति नहीं मिल पा रही थी ग्राम सभा की। 10 गांव के लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि नक्सलाइट उनको भड़का रहे थे कि आपका जमीन ले लेंगे और शोषण होगा और आप जमीन, तो उसमें जो है ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन नहीं हो पा रहा था। 20 जुलाई को मैंने 16 जून से लेकर के 1 माह 4 दिन के भीतर मैंने 10 गांव में से 6 गांव में अनुमोदन प्राप्त कर लिया और उसके 15 दिन के बाद 3 अगस्त को मैंने जो बचे हुए 4 गांव थे उसमें अनुमोदन करा लिया। तो मैंने 10 गांव का अनुमोदन प्राप्त कर लिया रिकॉर्ड टाइम में और लोगों ने सहमति दी। हमने ये किया कि भाई नक्सलाइट उनको भड़काने का काम ना कर सके, उनको हमने सब चीज़ों को बताया, समझाया, स्कीम के बारे में बताया। और उसके बाद फिर सीएम साहब ने कहा कि तुमने क्या जादू कर दिया। और गवर्नर उस समय थे के.एम. सेठ, उन्होंने मुझको टेलीफोन करके बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और बस्तर के लिए वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था और बस्तर का हर आदमी उस घटना से जुड़ा हुआ था। जिस प्रकार से चुनाव में वोटिंग होती है तो कौन पार्टी कितना वोट मिला ऐसा लोग याद करते रहते हैं, उस प्रकार से लोग पूछते थे। और बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया और करीब 55 करोड़ रुपए की राशि भू अर्जन के रूप में जो लोगों को हमने अच्छे रेट, जमीन के रेट भी दिए और उनको वितरण किया। यदि वो काम पूरा हो पाता और तो बस्तर में आज जो नक्सलिज्म दूर हो रही है वो आज से उसी समय ये नक्सलिज्म दूर हो सकता था। जी बिल्कुल। तो चुनौती, एक उदाहरण दिया मैंने कि किस प्रकार से चुनौती मिलती रही है और चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया, ईमानदारी के साथ में काम किया, तो उसमें कोई काम हमारे लिए कठिन हो ऐसी बात नहीं थी। सर एक सवाल बस्तर से रिलेटेड ये है, जैसे आपने बताया कि बस्तर में जब आपकी पोस्टिंग हुई उस टाइम पे जो नक्सलिज्म था वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, बिल्कुल पीक में था। मतलब जम्मू कश्मीर से ज़्यादा घटनाएं बस्तर में हो रही थी। सर तो वहाँ उस इलाके में, नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों का भरोसा जीतना और आपने इलेक्शन को भी वहाँ फिर से रीस्टैब्लिश किया था, तो इलेक्शन को फिर से उस प्रोसेस को स्टैब्लिश करना, सर ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? देखिए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यदि आप लेते हैं, लोगों का सहयोग लेते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, तो सीधा सीधा आपको पब्लिक का सहयोग मिलता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बस्तर का जो कलेक्ट्रेट है उसको जो एक बस्तर में आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में जो कर्मचारी भी होते हैं उसमें अधिकांश आदिवासी ज़्यादा रहते हैं
और ये कहा जाता है कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है मद्यपान करना, इसलिए सरकारी ड्यूटी में भी जब लोग आते हैं तो शराब पी के आते हैं। एक घटना, जब बलीराम कश्यप जी वहाँ सांसद थे और एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में ही कार्यक्रम था, तो मुझको ऐसा लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शराब पिए हुए हैं। मैंने पता लगाया तो उस समय हमारे ही 3-4 कर्मचारी थे, लिपिक थे, कुछ अधिकारी थे, उनके वो शराब के नशे में थे। तो उस समय मुझको लगा कि ये तो बहुत गलत बात है और सरकारी समय में हम जो है शराब पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। और दूसरी ओर सरकार जो कर्मचारी हैं उनको कार्यालय आने का टाइम भी कुछ भी निश्चित नहीं था। 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन लोग कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, कोई 1 बजे आ रहे हैं। तो जब इसका कारण समझ में आया कि यही था कि लोग अधिकांश लोग आदिवासी हैं, वो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उनको कुछ ज़्यादा सेंस तो रहता नहीं है और इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो हम लोगों ने जो है एक प्रयोग वहाँ पे किया था। 1 जनवरी 2008 से ठीक 10:30 बजे एक हम लोग प्रेयर करते थे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जाने रे। और ये 10:30 बजे ठीक शुरू हो जाता था। वहाँ पे एक प्रार्थना कक्ष था, कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल था, वहाँ पे शुरू होता था और कलेक्टर से लेके प्यून तक उस समय में पहुँचते थे। तो लोगों से मैंने ये कहा कि आपको सरकारी कार्यालय के लिए नहीं, आप भजन शुरू होता है 10:30 बजे, उसके लिए आपको पहुँचना है समय में। और मैं भी सारा काम छोड़ के वहां पे 10:25 में पहुंच जाता था। तो कलेक्टर जब पहुंचते थे तो बाकी लोग भी पहुंच जाते थे और उनके माध्यम से ही गांधी जी की फोटो को माल्यार्पण करा के तैल चित्र को, और ये लता मंगेशकर का भजन है 4 मिनट 16 सेकंड का, वो हम लोग सुनते थे, श्रवण करते थे। और उसके बाद फिर लोग जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चे एक साथ पंक्तियों में अपने अपने कक्ष में जाते हैं, वैसे सारे कर्मचारी 11:45 बजे तक अपने कक्ष में पहुंच जाते थे और दिन भर जो है ये भजन जो है वहां पे गूंजते रहता था। तो आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 10 कर्मचारी मेरे पास चेंबर में आए। उनके सामने में मैंने जो है दंतेश्वरी की मूर्ति में उन्होंने नारियल का एक रखा और शराब पीना बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि साहब हमारे घर में पति पत्नी के झगड़े होते थे, वो बंद हो गए। क्योंकि मंत्र क्या है, ये मंत्र की शक्ति है, शब्दों में शक्ति होती है। और वहां का वातावरण है, लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते थे। मैं कलेक्ट्रेट चेंबर में बैठा हूँ और 10 मिनट यदि किसी को आने में, मैं बुलाने में लेट कर दिया तो तुम बाहर में वो अपने अर्दली सामने झगड़ा शुरू कर देता था। तो लोग तो नशे में रहते तो कुछ भी करती, सारी चीजें नियंत्रित हो गई। और आपको बताऊं, मैं निर्मला देशपांडे, रविशंकर जी, इन लोगों ने उस आकर के उस जगह को विजिट किया और ISO 9000 का वहां पे उसको सर्टिफिकेशन मिला कलेक्ट्रेट को, और सेवा सदन का नाम हमने दिया उसको, कलेक्ट्रेट को। तो ये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन तब होता है जब आप उसके लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से चुनाव में कम से कम घटनाएं वहां पर हुई, लोगों ने अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग किया। तो ये वामपंथी सोच है, वहां पे हमने जो है कलेक्ट्रेट प्रांगण में एक महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की। मुझको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बस्तर में IAS अफसर भी जो गए वो उतने गंभीर अपने कर्तव्य के प्रति नहीं थे, इसलिए बस्तर की दुर्गति हुई। हम ये कहते हैं ना, एक फैशन हो गया है राजनीतिकों के बारे में चुटकुला, जैसे यहाँ पे सरदारों के बारे में चुटकुला होता था, वैसा राजनीतिकों के बारे में चुटकुला लोग सुनाते हैं और बड़ा करते हैं। ऐसा राजनीतिकों के बारे में आप चुटकुला सुनाने के पहले ये देखिए कि IAS अफसरों ने उसमें बेड़ा गर्क करने में कितना योगदान दिया है। कुछ ही IAS अफसर होते हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बाकी सब अंग्रेजियत की जो है ना, वो सब में सवार है, उसके वसीभूत हैं। तो ये नौकरशाह को भी सुधारने की उतनी ही आवश्यकता है। पूरे बस्तर संभाग में, जो कि केरल से बड़ा है, पहला आदमकद गांधी की मूर्ति मैंने स्थापित कराई थी कलेक्ट्रेट बस्तर में। इसी से आपको एक पता चल सकता है कि कितने गंभीर थे लोग। सर, अभियान लक्ष्य भागीरथी 1 साल में 1 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करना। सर, इतना बड़ा टारगेट आपने कैसे अचीव किया? और जब PM मोदी ने आपके इनिशिएटिव को एप्रिशिएट किया, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था?
ये मैं जब जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ हुआ था जी। उस समय रिटायरमेंट के 1 साल पहले की बात है। तो उस समय हम लोगों ने ये कोशिश किया कि भाई हर साल जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो पोटेंशियल बढ़ता है इरिगेशन का वो 0.68% बढ़ता है। मैं जितने इरिगेशन होता है उसमें हर साल उसमें 0.68% की वृद्धि होती है। दूसरी ओर ये भी देखा कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जो इनकम्प्लीट थी जी। और जो बजट जब भी हर साल के लिए हर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है और बजट में जो है फिर से नई नई स्कीम लोग लेते थे जी। जिसमें बहुत सी स्कीम ऐसी थी जिसमें कि पोटेंशियल में ग्रोथ तो उतना नहीं होता था। दूसरे कार्य दूसरे ज़्यादा जो स्टाफ डैम कम रपटा का काम जिसका कोई मेन इरिगेशन का पोटेंशियल वृद्धि नहीं होती है लेकिन अन्य कारणों से लोगों को ज़्यादा सूट करता है इसलिए स्टाफ डैम कम रपटा और इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं। तो ये पूरा विभाग की समीक्षा करने के बाद हम लोगों ने जब ये देखा कि बहुत से स्कीम ऐसी हैं जो कि 30 साल 35 साल पुरानी होने के बाद भी इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं और उनके पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और जबकि उसमें जो है 80% जो उनकी लागत थी उसका खर्च हो चुका है, सिर्फ 20% या 10% बचा हुआ है। उसमें यदि अलॉटमेंट लेकर के उसको पूरा कर दिया जाए तो उससे एकदम से इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे कोई इरिगेशन का कोई आपका केनाल का काम 90% हो गया है, हेड वर्क्स का भी काम हो गया है लेकिन थोड़ा सा केनाल काम बचा हुआ है वो नहीं हो पाया है या लैंड एक्विजिशन का थोड़ा सा काम बचा है नहीं हो पा रहा है तो पूरे इरिगेशन का जो पोटेंशियल उसका लाभ है कैपेसिटी का वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सभी जो स्कीम्स हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और बहुत सी स्कीम्स तो ऐसी थी जिसकी फाइल भी गुम हो गई थी सब डिवीजन ऑफिस में और डिवीजन ऑफिस में, ऐसे सारे उनको फिर से तैयार किया गया और हम लोगों ने करीब 107 ऐसी पुरानी योजनाएं थी जिसको हम लोगों ने अभियान चला करके इसको पूरा किया, कंप्लीट किया। अदरवाइज जो बहुत दिन से 30 साल से 35 साल से 20 साल से 25 साल से सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई थी। इसके लिए हमने कोई गवर्नमेंट से अलग से एलोकेशन नहीं लिया, कोई फंड नहीं लिया, बल्कि जो हमारा प्रोजेक्ट था फंड था उसी को हमने उसमें उपयोग किया। सिर्फ हमने यही किया कि जो हमारी प्रायोरिटी थी जो नए नए काम लेने के बजाय हमारी प्रायोरिटी ये हमने तय कर दी कि पुराने जो इनकम्प्लीट वर्क हैं पहले उसको पूरा करेंगे उसके बाद ही हम नया काम लेंगे। ये हमने उसमें कड़ाई से इसका पालन किया। बहुत से मामले ऐसे थे जिसमें कि प्रशासनिक अनुमोदन रिवाइज नहीं हो पाया था इसलिए रुका हुआ था। बहुत से काम ऐसे थे जिसमें कि लैंड एक्विजिशन के कारण काम रुका हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है प्रायोरिटी के साथ में ड्राइव करके उसको एड्रेस किया और पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें लाइन अप हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार माने आपका जो है स्टेट बनने से 2000 में हमारा स्टेट बना, स्टेट बनने से लेकर के और उसके पहले भी जो हमारा स्टेट था 1956 से मध्य प्रदेश का पार्ट था तब से लेकर के भी एवरेज जो हमारा था हर साल जो पोटेंशियल क्रिएट होने का वो 39,000 हेक्टेयर का था। वो बढ़ करके हमने 1,07,000 हेक्टेयर पोटेंशियल एक साल में ही क्रिएट किया और इतनी सारी हमारी पुरानी स्कीम्स कंप्लीट हुई कि हर हफ्ते हम 2 स्कीम्स जो इनकम्प्लीट होती थी उसको हम पूरा करते थे। और पहली बार इतनी बड़े संख्या में जो भू अर्जन के कार्य थे उसका निपटारा हुआ। पहली बार बड़ी संख्या में जो है रिवाइज जो अप्रूवल होता था उसका कार्य पूरा हुआ और इसी चूंकि एक कठिन कार्य था इसलिए उसका नाम अभियान लक्ष्य भागीरथी रखा गया। और जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बैठक लिया गया था तो हर स्टेट से एक एक स्कीम्स को उन्होंने मंगवाया था जिस पे चर्चा कर सकें। तो हमारे यहाँ से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्कीम थी अभियान लक्ष्य भागीरथी की उसको उन्होंने अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था और ये कहा था कि अन्य राज्य भी इस प्रकार की स्कीम को अपने यहाँ प्रारंभ करें। और हमारा उस समय प्लानिंग जो बनाई थी हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसमें ये था कि 2028 तक यदि इसी स्पीड से यदि हम काम करते रहें तो 2028 तक पूरे छत्तीसगढ़ का 100% इरिगेशन हम कर पाएंगे।
जी, तो वो हमारा ये उस स्पीड से हम बढ़ते तो। लेकिन उसके बाद फिर वो मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो शायद वो स्पीड कायम नहीं रह पाई और उस गति में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, ऐसा मुझको लगता है। सर एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जैसे छत्तीसगढ़ अपने 25 साल कंप्लीट कर रहा है सर, और आपने प्रशासनिक ढांचे के साथ काफ़ी करीबी से काम किया है सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां हमें और काम करने की आवश्यकता है, जैसा आपने अभी बताया कि उस तरीके से वो काम नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो तो आपका एक अभी का वर्तमान का जो बजट है गवर्नमेंट का, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है ना, जबकि ये पहले बहुत कम बजट हुआ करता था। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि जितने 4 राज्य पूरे देश में बने थे, जिसमें उत्तरांचल भी था, झारखंड भी था, छत्तीसगढ़ था, तीनों राज्य, इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो छत्तीसगढ़ का हुआ है और उसका कारण यहाँ की राजनीतिक स्थिरता है। यहाँ पे मात्र जो है पहले अजीत जोगी रहे, फिर 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह रहे, फिर भूपेश बघेल रहे और चौथे मुख्यमंत्री अभी शायद जी हैं। तो पूरे 25 साल के यात्रा में सिर्फ 4 मुख्यमंत्री रहे। तो रोज रोज का जो एक राजनीतिक अस्थिरता थी उसका दंश इस क्षेत्र ने, इस राज्य ने नहीं झेला है। और इन 25 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होना था वो बहुत पर्याप्त हुआ है। सड़कें, पुल, 4 लेन, ये सारी चीजें, बिल्डिंग, ये सारा जो है बहुत अच्छे से हुआ है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत पर्याप्त है, राज्य के राजस्व में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात मुझको लगती है कि आज हमारी जो लगभग 3 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, हमारे स्टेट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है यहाँ का जन संसाधन, मेन पावर। और मेन पावर में सबसे ज्यादा ह्रास होते जा रहा है। बहुत बड़ी आबादी जो है, आप गांव में कहीं भी चले जाइए, लोग आपको मोबाइल देखते हुए और शराब के नशे में चूर मिलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है उसको देखना होगा, इसको एड्रेस करना होगा और ये बहुत बड़ा चिंता का और चैलेंज का विषय है। यदि इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके बहुत भयानक और गंभीर दुष्परिणाम हमको निकट भविष्य में देखना पड़ेगा। सर बिल्कुल इसको एड्रेस बिल्कुल करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर एंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर, जैसे हमने सबसे पहले ये चर्चा की कि पहले की ब्यूरोक्रेसी और अब की ब्यूरोक्रेसी में बहुत आप अंतर महसूस करते हैं सर, तो जितने नए आईएएस अधिकारी आ रहे हैं सर, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर वो जो करियर को सेवा से ऊपर मानते हैं सर, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस के लिए जाने जाते हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग रिटायर हुए थे तब से लेकर के आज 8 साल हो गए हैं, तब से आज भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देता है। ये बात अलग है कि अभी जो नई पौध आई है, नए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको चैलेंजेस भी बहुत देखना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यों की गुणवत्ता में और जो एक नैतिक पक्ष है, इथिकल पार्ट है, उसमें गिरावट हर कोई महसूस कर रहा है। लोगों में शॉर्टकट या बहुत ज़्यादा जो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव कहिए या बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद की ओर लोग उन्मुख हो रहे हैं, ओरिएंट हो रहे हैं, उसके कारण जो एक लोगों में रेट रेस होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का मेटेरियलिज्म जो है, भौतिकतावादी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसके प्रति रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत इंटेलिजेंट और एकेडमिक रूप से परिपक्व व्यक्ति को तो आप सेवा में ले पा रहे हैं, लेकिन उनका जो चारित्रिक विकास जिस पैमाने पे होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कुछ गंभीर चूक या कमी महसूस हो रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आए दिन जो मीडिया में हम देखते रहते हैं, सभी लोगों को पता है
कि 5 साल, 6 साल, 7 साल के जो अधिकारी होते हैं उनकी ऐसी ऐसी शिकायत होती हैं। उनके यहाँ जब ट्रिप होते हैं, वो उनके घर में जब रेड होता है तो कई करोड़ों की संपत्ति उनके घर में मिलती है। तो एक बहुत बड़ा ये आई ओपनर है और हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि कहीं कहीं चयन प्रक्रिया में कहीं कहीं कोई कमी रह गई है। अभी आज वर्तमान में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में आज यहाँ पे 8-10 ऐसे IAS अफसर हैं जो गंभीर रूप से जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या जो जेल के पीछे हैं। तो ये कोई भी अन्य सेवा और IAS में तो यही तो अंतर है, आप स्टील फ्रेम के रूप में काम आपको करना चाहिए, लेकिन आप में यदि खुद ही टेम्पटेशन है, यदि खुद आप में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण नहीं है, तो आपके छत्र छाया में, आपके अम्ब्रेला में जो काम करने वाली अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उनके लिए आप क्या रास्ता दिखा पाएंगे, उनको क्या मैसेज दे पाएंगे। तो कहीं कहीं ये पक्ष जो है उसमें छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी अपने कॉम्पिटेंसी के लिए, ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, उसमें कहीं न कहीं धब्बा लग रहा है, ऐसा मुझको लगता है। रिटायरमेंट के बाद भी आप आज भी गांवों में उतने ही सक्रिय हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? कोई भी सरकारी अधिकारी रिटायर होता है तो अपने जीवन के जो है सर्वोच्च विकसित क्षणों में जाकर के वो रिटायर हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है काम करने की, एक जीवन भर जो किया हुआ था काम होता है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है। तो उस पे एकाएक वो जो यात्रा होती जब रुक जाती है तो ये होता है कि वो जो एनर्जी है, असीम एनर्जी है, उसका कहीं न कहीं तो उपयोग होते रहना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो है एक जैसे कि सरकारी नौकरी के दौरान भी सेवा का एक जज्बा था, उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख करके और उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व है, मुझे ऐसे लगा कि ऐसे एक व्यक्ति सामने में हैं जो लीड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, 19-20 करोड़ इसके जो है मेंबर्स बन चुके हैं। तो एकमात्र कई लोगों ने ये पूछा भी मुझको कि आप भाजपा क्यों ज्वाइन किए हैं, तो मैंने उनको यही जवाब दिया है कि मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और ऐसा मुझको महसूस हुआ था उस समय। और आज भाजपा में इतने दिन रहने के बाद भी हम इस बात को गौरव के साथ कहते हैं कि जो काम कभी किसी ने कल्पना तक नहीं किया था करने का, धारा 370 समाप्त करना, ट्रिपल तलाक की प्रथा को समाप्त करना, राम मंदिर जैसे विषय पे सामने उसको लाना और पूर्णता तक ले जाना, ये ऐसे काम हैं जो अभी तक कोई इसके बारे में बात करने से भी लोग संकोच करते थे, भयभीत होते थे। इन सारे कामों को जोरदार ढंग से भाजपा ने मुकाम तक पहुंचाया है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में इस पार्टी में शामिल हुआ हूं और इसके माध्यम से लोगों से एक संपर्क बना हुआ है, जीवंत संपर्क, लोगों के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना और यथोचित उन्हें मदद करना, यही अब शेष जीवन का लक्ष्य है। लोगों के लिए टेलीफोन कर देता हूँ, लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन दे देता हूँ। यदि मेरे कहने से किसी का थोड़ा बहुत भला हो जाता है तो उससे एक जो संतोष की प्राप्ति होती है, वही जीवन का लक्ष्य के रूप में बचा हुआ है। जी सर। सर, आपसे बात करके ये समझ आया कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक पद नहीं होता, बल्कि वो एक सोच होती है, एक जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट अपने लोगों के प्रति। आपका काम बताता है कि जब एक अधिकारी संवेदनशील और ईमानदार होता है तो वो सिर्फ नीतियाँ नहीं बदलता, वो लोगों की सोच और जीवन दोनों बदल देता है। थैंक यू सो मच सर। छत्तीसगढ़ के 25 साल के सफ़र में आपका योगदान एक अध्याय नहीं बल्कि एक प्रेरणा है और हम सब के लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि असली सेवा वही है जिसमें हम अपनी पावर नहीं, अपनी इंसानियत दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।